नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज में और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स। फाइनेंशियल एक्सप्रेस प्लस बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल्स को अभी हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर, और जितने भी बिजनेस, इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ है जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं एंड सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, उन चीज़ों को हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो हम सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे हमारे इकोनॉमी और फाइनेंस से रिलेटेड। शुरुआत करता हूँ मैं सबसे पहले आर्टिकल से। 48% tax on hybrid cars, 5% on EVs set to stay for a very long time. 48% टैक्स की यहाँ बात हो रही है। इस वक्त हाइब्रिड कार्स पर 48% टैक्स लगता है। हाइब्रिड कार कौन सी है? अब देखो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मुझे सारे तो नहीं पता, बट इनोवा वगैरह में अगर आप देखें तो अभी ऑप्शन आता है हाइब्रिड के, राइट। एंड यहाँ पे एक्सपेंसिव काफ़ी रहती है कार, लेकिन ये इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल है। तो यहाँ पे फ़ायदा क्या है? इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल है तो एफिशिएंसी बहुत अच्छी मिलती है, पोल्यूशन भी कम करता है, लेकिन गवर्नमेंट इस पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगाती है, जबकि ये कन्वेंशनल जो हमारे पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियाँ हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर इंडिया कंटिन्यू करता रहेगा अपना 5% टैक्स इलेक्ट्रिक कार्स पर, सिर्फ 5% टैक्स है, और 48% टैक्स हाइब्रिड कार्स पर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए। ये कहना है G20 शेरपा अमिताभ कंत का ऑन ट्यूसडे। मेजर कार मेकर्स जैसे कि मारुति सुजुकी इंडिया, टोयोटा किर्लोस्कर, अब ये देखिए दोनों जापानीज है स्पेसिफिकली, ये कई दिनों से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हाइब्रिड कार्स को भी तो सस्ता कीजिए, टैक्स इन पे कम कीजिए। आप पेट्रोल डीजल जितना टैक्स ऐसी गाड़ी पे कैसे लगा सकते हैं जो बहुत कम पोल्यूशन करती है उससे, और आप कह रहे हैं कि आपको ग्रीनर इकोनॉमी बनानी है, आपको पोल्यूशन कम करना है इंडिया में, तो ये तो बहुत जरूरी है कि आप इन पे भी फोकस करो। इनका ये कहना है कि हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क था जहां पे हमने टैक्स किया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सिर्फ 5%, हमने कहा सिर्फ 5% टैक्स करेंगे एज कम्पेयर टू 48% ऑन हाइब्रिड, और ये कंटिन्यू करते रहेंगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इनका जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो ये है कि वो पुश करे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ही बड़े तरीके से इंडिया में। यस, इनका गोल क्लियर है कि मुझे पता है हाइब्रिड भले ही कम पोल्यूशन करे, आई डोंट केयर, मुझे इस टाइम पे बैटरी को सबसे ज़्यादा पुश करना है। तो प्रॉब्लम ये भी है कि ये हाइब्रिड ना एक्चुअली इलेक्ट्रिक कार से बेटर ऑल्टरनेटिव है इस टाइम पे, क्योंकि इनको चार्ज वगैरह नहीं करना पड़ता, ये अपने आप चार्ज होती है, आपको बस पेट्रोल डलवाना है, दैट्स इट, एंड बहुत बढ़िया एफिशिएंसी भी मिलती है। तो कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना नहीं चाहेगा अगर हाइब्रिड कार भी बहुत सस्ती हो गई तो करंटली ये टेक्नोलॉजी बेटर है, लेकिन इसमें कंप्लीट ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा जैसा गवर्नमेंट चाहती है कि पूरी तरीके से पेट्रोल डीजल को हटाकर प्रॉपर प्योर ईवी सिर्फ आए। तो ये कहना था ड्यूरिंग अ पैनल डिस्कशन एट मर्सिडीज बेंज सस्टेनेबिलिटी डायलॉग इंडिया 2024 में। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है ना, जिस हिसाब से हम सारी पॉलिसीज बना रहे हैं, वो पुश करते रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार के लिए इंडिया में, एंड इंक्लूडिंग कैफे कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स। तो इंडिया कार्बन न्यूट्रल होना चाहता है 2070 तक। मैं फिर से समझा देता हूँ, कई लोगों को पता नहीं है कि कार्बन न्यूट्रल क्या होता है। दुनिया के सबसे ट्रेंडिंग वर्ड्स में से एक है, ये सबको पता होना चाहिए, आप किसी भी फील्ड के हो। हम लोग CO2 एमिट करते हैं, राइट। CO2 एमिट करते हैं, ये होता है पोल्यूशन। पूरी दुनिया में हम लोग कह रहे हैं कि हम ये CO2 एमिशन जो है ना, इसे खत्म करना है। तो इसे खत्म कैसे करोगे? मैं कह रहा हूँ, लेट्स से आपकी फैक्ट्री है, अगर आप इससे 1 टन, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 1 टन आप CO2 प्रोड्यूस कर रहे हो ना, तो आप इतने पेड़ लगाओ, इतनी चीजें करो कि वो 1 टन, ठीक है, CO2 को ऑफसेट कर पाए, ठीक है, ये इसको ऑफसेट कर पाए। या तो आप इतना ग्रीन करो, इतने, हम जैसे बोलते हैं ना कि डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए हम बोलते हैं आपने 10 पेड़ काटे तो आपको कहीं और 10 पेड़ लगाने होंगे, ऐसे रूल्स होते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम नेट एमिशंस में 0 ले आए, तो ओवरऑल हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करे ही नहीं। तो यहाँ पे ऑटो मेकर्स के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ के लिए, क्योंकि ऑटो पोल्यूशन काफ़ी बड़ा रहता है पूरी दुनिया में। तो जापानीज जायंट्स जैसे मारुति सुजुकी, टोयोटा, होंडा पुश कर रहे हैं कि हाइब्रिड कार्स को भी लेकर आओ यार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कैटेगरी में, ये भी तो काफ़ी कम पोल्यूशन कर रहे हैं। लेकिन कुछ कार मेकर्स है जैसे टाटा मोटर्स, hyundai, किया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्होंने पूरा इन्वेस्टमेंट ना, पूरा कमिटमेंट ईवी में कर दिया है, ये हाइब्रिड ओवर की बात कर ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए काफ़ी टेंशन में भी आ जाएंगे लोग, कहेंगे देखो आपने कहा कि आप ईवी पे फोकस करो, ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा इंडियन कार कंपनीज को, जब उन्होंने ईवी पे सारा पैसा लगा दिया तो अब कह रहे हैं कि हम हाइब्रिड को पे भी टैक्स कम कर रहे हैं। तो ये कंपनीज हो सकता है सर्वाइव ही ना कर पाए अगर हाइब्रिड कार आ जाती है। तो ओवरऑल इसीलिए गवर्नमेंट शायद, इनका ही कहना है कि एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहती है। उनका ये कहना है कि ऑल ईवीज इन इंडिया ये भी चार्ज होनी चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी से। यस, ऐसा नहीं कि आप डीजल जनरेटर चला के इलेक्ट्रिक कार चार्ज कर रहे हो, कोई फायदा है?
अब इंडिया में 72% हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस करते हैं, कोल से आता है। तो कोल बर्न करके आप कार चार्ज कर रहे हो, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसमें टाइम लगेगा, बट उनका कहना है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी से ही चार्ज करना चाहेंगे। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को रैपिडली डेवलप किया जा रहा है ईवी के लिए, तो इसीलिए डिफरेंशियल क्रिएट किया गया है। 5% टैक्स लगेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, 48% लगेगा हाइब्रिड व्हीकल्स पर, और यहाँ पे इसी तरीके से प्रमोट किया जाता रहेगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं बहुत ही कम दाम पर। रिन्यूएबल एनर्जी तो हम प्रोड्यूस कर ही सकते हैं, लेकिन कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बना दूँ जो आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है लेट्स से, लेकिन इतना महंगा है कि आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो, तो कोई फायदा है नहीं। तो ये चीज़ हमने इस आर्टिकल में देखी है। तो ओवरऑल इससे काफ़ी खुश होंगी कौन कौन सी कंपनीज? टाटा बहुत खुश होगी, महिंद्रा बहुत खुश होगी, जितनी भी इंडियन कंपनीज है ना ये काफ़ी खुश होने वाली है, एक्सेप्ट वन। मैं बता दूं, इस न्यूज़ को सुन के मारुति को आप देखिए, ये बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाला है। इन्होंने एक भी ईवी नहीं लॉन्च की है, ये हाइब्रिड कार्स लॉन्च कर रहे हैं, ये सीएनजी में काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं, बट नो ईवीज एट ऑल। तो मारुति के लिए ये काफ़ी खराब न्यूज़ है मैं बोलूँगा। FDI inflows jump 47.8% to $16.17 billion in April-June 2014। So बहुत दिन से हम इस न्यूज़ का वेट कर रहे हैं। इंडिया में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बाहर से निवेश आता है, जो हमारी ग्रोथ को बूस्ट कर सकता है, GDP ग्रोथ को, हर चीज़ को, बहुत ही कम हो गया है। मैं सही बताऊं तो 3 साल के सबसे लोएस्ट लेवल पे चल रहा था हमारा FDI। यहाँ पे बहुत बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है हमें इस क्वार्टर में, करीब 50% तक का जंप आ गया। ऑलमोस्ट $16.7 बिलियन का इन्फ्लो आया है अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे डेटा दिखा रहा है कि जो इन्फ्लो थे मई में, ये आए हैं $5.85 बिलियन एंड जून में आए हैं $5.41 बिलियन ओवरऑल। तो FDI इन्फ्लोज काफ़ी डाउन चल रहे थे पिछले 3 साल से। मैं बोलूँगा जो ट्रेंड था वो डिक्रीजिंग ही था। सबसे ज़्यादा पैसा ओवरऑल FDI इन्फ्लो आया कहाँ से? आप ये भी देख लो, सबसे ज़्यादा सिंगापुर से आया है। यस, 24% शेयर सिंगापुर का है, फिर मॉरिशस का है 19.85%, नीदरलैंड्स का है 15%, US ऑलमोस्ट 10% के साथ। सबसे कम आया है UK से 0.4%, जर्मनी से 0.6%, केमन आइलैंड से। ये केमन आइलैंड्स वगैरह टैक्स हेवन है, साइप्रस भी टैक्स हेवन है, तो मॉरिशस भी मैं कह सकता हूँ। एंड सिंगापुर में भी काफ़ी बेनिफिट्स मिलती हैं कंपनीज को, तो काफ़ी फंड्स वहाँ सेटल होते हैं। तो हो सकता है US की कंपनी हो जो मॉरिशस, सिंगापुर, साइप्रस या केमन आइलैंड से पैसा इंडिया में लगा रही हो ओवरऑल। तो ये डेटा बिल्कुल एक्यूरेटली डिपिक्ट नहीं करता कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा किसका लगा है। आते हैं अगले आर्टिकल पे, प्रोटेक्टिंग गिग वर्कर्स। एक एडिटोरियल है और मैंने इसलिए कवर किया है इसे क्योंकि इससे काफ़ी लोग रिलेट करेंगे मुझे लगता है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं या ये वीडियो देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मनसुख मंडाविया ने रिसेंटली रिपीट किया मतलब कि गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी दिया जाता है। ये गिग वर्कर्स क्या है? देखिए, गिग वर्कर्स वो हो गए ना जो कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ दिनों के लिए काम कर रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए आपके यहाँ प्लम्बर आया काम करने, या फिर आप घर बना रहे हो, आपको 6 महीने के लिए वर्कर चाहिए, राइट? 6 महीने के बाद तो आप उन्हें नहीं रखोगे, तो 6 महीने तक वो कमाएंगे, उसके बाद 6 महीने में कुछ और काम ढूंढना है। काम अगर खत्म हो गया तो क्या उन्हें PF मिलेगा? क्या उनकी कोई NPS में कोई फंड है? क्या उनका कोई इंश्योरेंस है? कुछ भी नहीं है, राइट? तो ये गिग वर्कर्स होते हैं जो ओवरऑल एक गिग, यहाँ पे हम लोग इस टर्म जो गिग है वो इसी को बोलते हैं। चाहे अगर आप एक म्यूजिशियन भी है और आपको मैं अपने घर पे बुलाऊं एक पार्टी में गाना गाने के लिए, तो वो आपके लिए एक गिग होगा, ठीक है? तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क को हम लोग गिग बोलते हैं। और इंडिया में बड़ा बुरा हाल है। इवन जोमेटो और स्विगी में जितने भी डिलीवरी पार्टनर्स हैं ना, इनको भी गिग वर्कर बोला जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पे एक तरीके से काम कर रहे हैं कि ठीक है, जब काम किया, नहीं मन किया नहीं किया, इसमें कोई बेनिफिट्स नहीं है आपके। और ऐसा नहीं है कि ये लोग अपनी मर्जी से ऐसा काम कर रहे हैं कि जब मन किया, जब नहीं किया। इन्हें परमानेंट जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। और स्पेसिफिकली इंडिया में आप रूरल एरियाज जाओ, इंडिया में 70-80% एरिया तो रूरल ही है, तो वहाँ पे गिग वर्कर्स ही सबसे ज़्यादा होते हैं। वहाँ किसी को परमानेंट जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, जितने भी लेबर्स हैं और सारे लोग हैं। तो गवर्नमेंट एक्सप्लोर कर रही है कुछ ऐसे अप्रोच जिससे ये वर्कर्स ना थोड़ा सोशल सिक्योरिटी के अंदर आ पाए, कुछ ऐसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आ पाए। अब इनके अगर आप देखोगे तो काफ़ी टफ जॉब होती है। इवन हमारे यहाँ कुक और मेड आती हैं। आप ये देखो कि मैं बिग टाउन्स की बात नहीं करूँगा, स्मॉल टाउन्स में भी आप बताओ कितने आप में से ऐसे लोग हैं जो उन्हें वीकेंड ऑफ देते हैं, राइट? जैसे हमें वीकेंड ऑफ मिलता है, क्या आप हमें उन्हें वीकेंड ऑफ देते हैं? क्या कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उनके लिए है? क्या स्पेसिफिकली बोनस उनके लिए, कोई इंश्योरेंस है? कुछ भी है? कुछ भी नहीं है, राइट?
तो जो चीज़ें हम अपने लिए बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं कि नहीं हमें वीकेंड्स मिलने चाहिए, ये छुट्टी मिलनी चाहिए, वो मिलना चाहिए, बट हम जिन्हें एम्प्लॉय करते हैं, जो हमारे खुद के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए हम कभी नहीं सोचते बिल्कुल भी। तो ये हमें खुद से भी एक मैं बोलूँगा इनिशिएटिव लेना चाहिए इन चीज़ों को लेके, चाहे छुट्टी की बात हो या बोनस की। और इसके अलावा गवर्नमेंट यहाँ पे कोशिश कर रही है कि कंपनीज, एग्रीगेटर्स जो गिग वर्क और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं, इनको एनकरेज किया जाए कि कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आए अपने वर्कर्स का इनका, जैसे ई श्रम पोर्टल है इसमें, ताकि एक डेटाबेस बने कि हमारे पास कितने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं और क्या ये बढ़ रहे हैं, क्या ये घट रहे हैं, इनको लेबर कोड के अंदर कैसे लाया जा सकता है। एक डेटाबेस मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है, तो इनका रिकॉर्ड भी मेंटेन होना चाहिए। जो एब्सेंस है कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क का, ठीक है, तो यहाँ स्पेसिफिक नीड्स हमें देखनी होगी गिग वर्कर्स की क्या है, इनका इमीडिएट अटेंशन क्या चाहिए, जैसे बेसिक इंश्योरेंस होना चाहिए इनका, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ हो इनके लिए छोटा बहुत। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ तो अगर आपकी जॉब चली जाती है किसी की भी, तो उन्हें वैसे भी गवर्नमेंट से बेनिफिट्स मिलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जिसे हम बोलते हैं। तो इंडिया में भी हमें इस तरीके की चीज़ें आगे हम ला सकते हैं, बट अभी तो पॉसिबल नहीं है। अभी तो हमें पैसे की उल्टा बहुत कमी है जो हमें खर्च करना है ग्रोथ पे ओवरऑल। कर्नाटका गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था एक बिल, जहां ये गिग वर्कर्स के लिए कुछ चीज़ें ला रहा था इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके राइट्स को, जहां एग्रीगेटर्स के ऊपर ऑब्लिगेशन डाला जाएगा। एग्रीगेटर जैसे ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जेप्टो, ये एग्रीगेटर है। ये जो काम लोगों जो डिलीवर कर रहे हैं इनके लिए काम कर रहे हैं, कोई भी इनका एम्प्लॉय नहीं है, इनको किसी को सैलरी नहीं देनी पड़ती, ठीक है, डेली के काम का वेज मिलता है इन्हें, ऐसा समझिए, ताकि सोशल सिक्योरिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो ऑटोमोटिव सिस्टम में, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स क्लियर हो, रॉबस्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म सही हो। ऐसा नहीं हो कि आपका डिस्प्यूट हो जोमेटो से 5-10 हज़ार रुपए का, तो आप 1 साल बाद वो डिस्प्यूट रेजोल्यूट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है 5 से 10 हज़ार की, पूरे महीने की सैलरी नहीं है इंडिया में इतने सारे लोगों की। तो यहाँ पे बैलेंस अप्रोच लाना बहुत ज़रूरी है गिग वर्कर्स के लिए, और एक्सप्लॉयटेशन हमें देखना होगा कि कहीं भी ना हो, और बिजनेस ऑपरेशंस भी ऑफ कोर्स हिंडर नहीं होने चाहिए। ऐसा कोई रूल ना बना दो आप बिल्कुल इम्पल्सिव होके कि सारे बिजनेसेस जो है यहाँ लॉस में चले जाएं या उन्हें कुछ और ढूंढना पड़े, राइट। अगर आप ऐसे रूल्स बना दोगे ना कि किसी इंसान को हायर करना ही बड़ा महंगा और मुश्किल हो जाए, तो लोग फिर रोबोट्स के पीछे ही भागने लगेंगे कि भाई हमें रोबोट्स मिल जाए, कोई सॉफ्टवेयर मिल जाए, कुछ मिल जाए, इतने ज़्यादा अगर रूल्स आ गए तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है कि ओवरऑल आप बिजनेस ग्रोथ को भी देखो कि सही हो पाए, एंड लोगों के राइट्स भी ना एक्सप्लॉइट ना हो। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। अब रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह से काफ़ी ये कह रहे हैं परेशानी हो सकती है। ये रेस्ट्रिक्ट कर देगा उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे। जैसे एक बंदा लेट्स से स्विगी के लिए काम कर रहा है, ठीक है, अब देख रहा है कि स्विगी पे आज ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, कुछ नहीं है, तो रैपिडो पे चला जाएगा, राइट। क्या पता आज ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक है, वो कहेगा आज मैं रैपिडो पे ज़्यादा पैसे कमा लूंगा, तो रैपिडो पे भी काम करने लग जाएगा, उसे एक स्कूटी और एक फ़ोन चाहिए, दैट्स इट। तो प्रॉब्लम ये है कि आप अगर ऐसी चीज़ें करोगे ना कि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो कहीं काम नहीं कर सकता, तो ये गिग वर्कर्स के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। तो आप मुझे बताइए इस चीज़ को लेके, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कि क्या ऐसा होता है कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए काम कर रहे हो, या ऐसे गिग वर्कर्स को आप जानते हो जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए काम कर रहे हैं, ओला के लिए भी कर ले रहे हैं, कभी जोमैटो के लिए भी कर ले रहे हैं, कभी जेप्टो के लिए भी कर ले रहे हैं। आते हैं अगले आर्टिकल पे। ये इन्वेस्टमेंट वाले लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। होटल स्टॉक्स, अगर आप देखिए इंडिया में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री तो इस तरीके से बूम हुई है ना कोविड के बाद, मैं बता नहीं सकता कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ने भी कभी सोचा नहीं था। जब मैं उनसे बात करता हूँ हाई लेवल मैनेजमेंट लोगों के लेवल के लोगों से हॉस्पिटैलिटी के, वो कहते हैं हमने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि कभी ऐसा ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी में, होटल्स में, रिजॉर्ट्स में। जिस हिसाब से अभी डिमांड आ रही है, जिस हिसाब से लोग घूम रहे हैं, कोविड के बाद पैसे खर्च कर रहे हैं, इट्स मैं बोलूँगा अनप्रेसिडेंटेड। इंडिया में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के पास करीब 2,12,000 रूम्स हैं, जहां इंडस्ट्री साइज है 82,000 करोड़ का। 82,000 करोड़ की पूरी इंडस्ट्री है हॉस्पिटैलिटी की, ठीक है, और ये 10.5% के रेट से इस टाइम पे ग्रो कर सकती है, एस्टिमेट्स हमारे ये हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ओवरऑल जो डिमांड है वो डोमेस्टिक ट्रैवलर से रहेगा। इंडिया में लोग काफ़ी घूम रहे हैं, 50% ऑफ ग्रोथ यहाँ से आएगा, फॉरेन टूरिस्ट से आएगा 30% ग्रोथ। इंडिया में ओवरऑल ऑक्यूपेंसी जो है वो 5% और इंक्रीज हो सकती है यहाँ से, और एवरेज रूम रेट 7 से 8% बढ़ेगा। मतलब हर साल ऑन एन एवरेज 8% कमरे महंगे हो जाएंगे, ठीक है, होटल्स के एंड रिजॉर्ट्स के। नोटेबली फॉरेन टूरिस्ट का जो अराइवल है ना वो थोड़ा कम ही रहेगा एज कम्पेयर टू प्री कोविड लेवल्स। लेकिन यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म नैरेटिव देखें तो इस साल काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है ग्रोथ,
होटल के सेक्टर्स में की प्लेयर्स जो हैं वो बढ़िया रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम देखेंगे। आप देखिए होटल रूम्स को ना ऐसे मैं बोलूँगा इवैल्यूएट किया जाता है कि पर रूम देखा जाता है, एक रूम पर रूम कितना खर्चा आ रहा है और पर रूम कितना ऑक्यूपेंसी है, कितने टाइम लगता है और कितना ओवरऑल इसमें मैं कमाता हूँ। तो जब भी आप होटल देखोगे ना, आप ऐसे टोटल की बात नहीं करोगे, टोटल में बात कभी नहीं करोगे। आप बोलोगे मुझे बताओ पर रूम मेरा कॉस्ट क्या है, ठीक है, यहाँ पे बनाने का पर रूम ओवरऑल ये बताओ ये साल में कितने % टाइम यहाँ पे ऑक्यूपाइड रहता है। ऑक्यूपेंसी बड़ी ज़रूरी है। मैं बोलूँगा यहाँ पे ना सर क्या है कि रूम का कॉस्ट बड़ा सस्ता है और जो रूम के रेंट है वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन ऑक्यूपेंसी सिर्फ 10% रहती है। मतलब साल में सिर्फ 10% दिन, 30 दिन, एक महीना आपका रूम अगर ऑक्यूपाइड रहेगा तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऑक्यूपेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर पर रूम आप रेवेन्यू कितना ले रहे हो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से होटल स्टॉक्स को आप एनालाइज कर सकते हो। और भी तरीके हो सकते हैं बट ये काफ़ी सिंपलिस्टिक तरीका लगता है। ओवरऑल आप फिंगर टिप्स पे एनालाइज कर लोगे, अलग अलग कंपनी को कंपेयर भी कर लोगे। तो यहाँ पे जो पेंटअप डिमांड है Q2 में और इम्प्रूव कन्वेंशन ट्रैक्शन है, वेडिंग सीजन बहुत बढ़िया है। देखिए वेडिंग सीजन में ये कितना मैटर करता है। 44 मुहूर्त है जून 2024 से 2025 के बीच में। अब इतने मुहूर्त अगर निकले हैं शादी के इतने दिन के, तो होटल डिमांड कितना बढ़िया है, राइट। अगर 10 ही मुहूर्त निकलेगा तो 10 दिन में ही सबको शादी करनी है, वही 10 दिन में इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाएगा जितना 44 दिन अगर मुहूर्त निकले तो होगा। तो यहाँ पे हेल्दी अर्निंग्स ग्रोथ है और ओवरऑल इंडस्ट्री काफ़ी बढ़िया कर सकती है यहाँ पे। लेकिन किस स्टॉक में पैसा लगाना है, क्या नहीं लगाना है, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिएगा। हम ओवरऑल एनालिसिस की यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे। आते हैं अगले आर्टिकल पे, इंडिया का आउटलुक, जीडीपी आउटलुक। अभी हमने देखा था कुछ दिन पहले कुछ रेटिंग एजेंसीज थी, वो आउटलुक बता रही थी 7.2% का, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के FY25 अगले साल इस साल की जीडीपी फोरकास्ट को 7% पे लाकर एस्टिमेट कर दिया है। तो कंडीशंस जो है इस टाइम पे काफ़ी चैलेंजिंग है। अगर ग्लोबल आप देखो, ग्लोबली चीज़ें बहुत केओटिक हैं इस वक्त, लेकिन इंडिया में जीडीपी ग्रो कर रहा है, कर सकता है करीब 7% का। अर्लियर 6.6% का एस्टिमेट था, लेकिन इसको अब बढ़ा दिया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे काफ़ी खर्च कर रही है जो इन्हें एक्सपेक्टेड नहीं था, और एग्रीकल्चर और रूरल डिमांड बहुत बढ़िया आ गया। और ये तो देखिए लाइफ लाइन है इंडिया की ग्रोथ के लिए, एग्रीकल्चर और रूरल डिमांड। आप कहीं भी रहते हो, मुंबई में भी रहते हो, लेकिन आप मनाओ कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बढ़िया हो इंडिया में, आपको बैठे बैठे बहुत बेनिफिट्स मिल जाएंगे। क्या? सबसे पहले ओवरऑल एग्रीकल्चर बेटर करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़िया होती है, प्रोडक्शन बढ़िया होता है, तो हमारे लिए सब्जी और हर चीज़ के दाम बहुत ही नॉर्मल रहते हैं। जब ये नॉर्मल रहेंगे तो आरबीआई भी देखेगा कि इन्फ्लेशन अगर नॉर्मल है तो वो रेट कट्स जल्दी करेगा, ठीक है। तो आपको फ्लैट लेना है, आपके कार है, हर चीज़ सस्ती होगी अगर लोन सस्ता होगा, राइट। तो आपके लोन सस्ते हो जाएंगे। उसके अलावा इंडिया में जीडीपी ग्रोथ बढ़िया होगी, इंडिया में बाहर से पैसा बढ़िया आएगा, ग्रोथ बढ़िया होगी। तो अगर आपके पास कोई भी स्किल है ना, वो स्किल की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। लेट्स से आप कुछ भी एक काम करते हैं, ठीक है, आप प्रोडक्शन में हैं किसी कंपनी में, लेट्स से फार्मास्यूटिकल कंपनी में ही, या किसी सर्विस इंडस्ट्री में है। अब अगर फॉरेन कंपनीज देखेंगी कि इंडिया में इतना बढ़िया ग्रोथ है, तो वो भी अपनी कंपनीज आ जाएंगी यहाँ पे लेकर, वो भी compete करेंगे आपकी कंपनी से। तो क्या होगा, आपके स्किल की डिमांड ऊपर जाएगी, जो भी आपको आता है, तो आप बेटर वेज, बेटर सैलरी, बेटर पर्क्स निगोशिएट कर पाओगे, ठीक है। तो कितना फर्क पड़ता है सिर्फ रूरल डिमांड, एग्रीकल्चर डिमांड, मॉनसून से, आप ये सोचो। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, हर चीज कनेक्टेड है। इसीलिए अगर ओवरऑल हम सोसाइटल गुड करते हैं ना, तो हमें वो कहीं ना कहीं एज अ चेन रिएक्शन आप देखोगे वो मिलता है वापस पर्सनली आकर भी। तो इसका बेनिफिट काफी होगा हमें। ओवरऑल अगर हम $1 ट्रिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट गेन करना चाहते हैं, तो इंडिया को यहाँ पे डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा एक्सपोर्ट बास्केट, क्योंकि इंडिया अपने आप को एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री बनाना चाहता है, एक्सपोर्ट करना चाहता है। तो काफ़ी जोर लगाना होगा यहाँ पे इंडिया को, और डाइवर्सिफाई करना होगा। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, जैसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट बढ़िया हो रखा है हमारा, लेकिन और चीज़ों पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। तो इंडिया का जो ग्लोबल ट्रेड में शेयर है ना, वो कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं रहा है। मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन एक्सपोर्ट उस हिसाब से बहुत बढ़िया ग्रो नहीं कर रहा है। तो एक्सपोर्ट को भी हमें बढ़ाना होगा, कुछ ऐसी चीज़ें बनानी होंगी, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने होंगे हमें, जैसा बांग्लादेश और वियतनाम ने किया है, ताकि हम भी चीज़ें एक्सपोर्ट कर पाए और कम्पीट कर पाए। क्योंकि इंडिया का बिजनेस ना बांग्लादेश और वियतनाम में काफ़ी जा रहा है। मैं आपको बता दूं, चाइना से बिजनेस जो बाहर आ रहा है वो वियतनाम काफ़ी ज़्यादा ले रहा है। ऑल्दो कई लोगों का ये भी कहना है कि चाइनीज़ बिजनेस खुद ही वियतनाम में शिफ्ट हो जा रहे हैं और वो
बेसिकली मेड इन वियतनाम यूज़ करके सारे जो सैंक्शंस यूएस ने कुछ लगा रखे हैं और एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं चाइना पे, उसको बाईपास कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें इंडिया के डेवलपमेंट अपडेट में वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इंडिया का मीडियम टर्म से लेके अब देखो शॉर्ट टर्म भी कुछ ख़राब नहीं है वैसे तो, लेकिन मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव ही रहने वाला है एंड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल दो और देखें ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज है, मूडीज और फिच, मूडीज एंड फिच, इन्होंने प्रोजेक्ट किया है 7.2%, जो मैंने आर्टिकल की शुरुआत में डिस्कस किया था। आपको याद भी होगा अगर आप वीडियोस देख रहे हैं हमारी पुरानी। तो यहाँ पे एक चार्ट देख लीजिए इंडिया का क्या क्या एस्टिमेट है अलग अलग एजेंसीज द्वारा। मूडीज, यहाँ पे मूडीज है, इसने कितना बोला है, इसने बोला है 7.2% नंबर 1 पे। फिच, यहाँ पे फिच बोल रहा है 7.2%, आरबीआई 7.2%, IMF 7% एंड वर्ल्ड बैंक 7%। तो काफ़ी बढ़िया एस्टिमेट है ओवरऑल। बस प्रॉब्लम यही है कि हम एक्सपोर्ट इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं बहुत ज़्यादा, और एक्सपोर्ट में हमें प्रॉब्लम वियतनाम और बांग्लादेश से भी हो रही है। ये लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट हब बन गए हैं और इंडिया से बिजनेस काफ़ी ज़्यादा छीन रहे हैं। लैपटॉप IT हार्डवेयर इम्पोर्ट्स टच $5 बिलियन। इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम जो है लैपटॉप और अदर IT हार्डवेयर प्रोडक्ट्स का, ये एंड हो जाएगा 30 सितंबर को, ठीक है, जिसमें कंपनीज को ऑथराइज कर रहा था, जिसकी वजह से कि कंपनीज $5 बिलियन वर्थ का प्रोडक्ट इंपोर्ट कर पाई है बाहर से। यस, इतना प्रोडक्ट हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा है और हम सोचते हैं कि हमारा डेफिसिट क्यों रहता है। तो इतने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हमने इंपोर्ट किए हैं, काफ़ी बड़ा जंप भी देखने को मिला है हमें यहाँ पे। ओवरऑल अगर आप देखें इंडिया ने कुछ नए रूल्स भी बनाए थे यहाँ पे, जिससे प्रमोट हो पाए कि लोकल ही ये सारे हार्डवेयर प्रोडक्ट्स हम लोग मैन्युफैक्चर करें। बट स्टिल यहाँ पे आप देखिए इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये इम्पोज करता है कंडीशन ऑफ प्रायर ऑथराइजेशन, कि आप पहले प्रायर ऑथराइजेशन लो इंपोर्ट के लिए, ठीक है, इफ इट वाज पुट इन प्लेस फ्रॉम नवंबर 1, 2023। तो नवंबर 1, 2023 से ये रूल लागू हो चुका है। एट दैट टाइम गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था 110 एप्लीकेशंस इंपोर्ट के लिए, ब्रांड ओनर से, रिटेलर से, रीसेलर से, जो कह रहे थे कि $10 बिलियन तक का गुड्स वो इंपोर्ट करना चाहते हैं। बट गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस कि हम यहाँ पे इंपोर्ट को कम से कम करें और इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करो, आप ये चीज़ें इंडिया से ही काम करो पूरा का पूरा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।